नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावंत। जाट आरक्षण की आंच सुलगते सुलगते हरियाणा के दूसरे हिस्सों में फैलना शुरू हो गई। मैहर से शुरू हुआ आंदोलन का असर रोहतक, झज्जर और बेरी जैसे जाट बहुल इलाकों में दिखाई दे रहा है। रोहतक में रविवार से चल रहा धरना अभी भी जारी है और सड़कों और रेल ट्रैक पर जाटों के बैरियर अभी भी बने हुए हैं। हालांकि पहले ही जाट आरक्षण को लेकर कमेटी गठित कर चुके सीएम ने आज फिर एक बार जाटों से धरना खत्म करने की अपील की, लेकिन फिलहाल वो बेअसर दिख रही है। जाटों के उग्र होते प्रदर्शन के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने आपात बैठक बुलाई है और केंद्र से पैरामिलिट्री फोर्स मंगवाने का फैसला किया है। तो दूसरी तरफ जाट नेताओं को सीएम ने बुधवार दोपहर 1 बजे बातचीत के लिए भी बुलाया है। उधर जाट नेताओं ने भी राजनीतिक बैठकें करना शुरू कर दिया है और आंदोलन की आग को दिल्ली और यूपी तक पहुंचाने का आह्वान किया है। ऐसे में अब प्रदेश की बेहाल जनता को राहत मिलती तो नहीं दिख रही, बल्कि कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या सरकार के आश्वासन के बाद भी क्यों नहीं थम रहा जाट आरक्षण आंदोलन, और क्या सड़क और रेलवे ट्रैक जाम करके आरक्षण मिलेगा? तो उग्र होते जाट आंदोलन से कैसे सरकार निपटेगी? इन्हीं अहम सवालों पर एक खास पैनल के साथ होगी आज की बड़ी बहस। तो चलिए जल्दी से बड़ी बहस के बड़े सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। बड़ी बहस का पहला बड़ा सवाल कि सरकार के आश्वासन के बाद भी क्यों नहीं थम रहा जाट आरक्षण आंदोलन? क्योंकि सरकार ने कहा कि साहब एक कमेटी बनाई है, 31 मार्च तक वो रिपोर्ट सौंपेगी, रिपोर्ट आने दीजिए, लेकिन बावजूद उसके आंदोलन जारी है। और दूसरा बड़ा सवाल जो आज बड़ी बहस में उठेगा कि क्या सड़क और रेलवे ट्रैक जाम करके आरक्षण मिलेगा, मिल जाएगा? क्या यह तरीका सही है? यह सवाल भी आज इंडिया न्यूज हरियाणा अपनी बड़ी बहस में उठा रहा है। और तीसरे बड़े सवाल की अगर बात करें तो बड़ा सवाल यह भी अहम हो जाता है कि उग्र होते जाट आंदोलन से कैसे सरकार निपटेगी, क्या रोड मैप होगा? हालांकि कल मुख्यमंत्री महोदय ने एक बैठक बुलाई है, 1 बजे बैठक बुलाई है, जिसमें जाट आंदोलनकारियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। जी हां, तो उग्र होते जाट आंदोलन से कैसे सरकार निपटेगी, यह भी अहम सवाल हो जाता है। क्योंकि अभी जिस तरह से अगर हम बात करें तो झज्जर में करीब 150 आंदोलनकारियों पर मुकदमा दर्ज हुआ और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। सड़कें जाम, केंद्र से मदद की बात कही जा रही है, रेल मार्ग ठप है और जाट नेता अपनी रणनीति बना रहे हैं। तो सरकार ने इस बीच बातचीत का न्योता भी दिया है। ये जो 5 तस्वीरें हैं, ये इस वक्त प्रदेश के जो जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा है उसकी तस्वीर साफ तौर पर सामने रखती है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने जाटों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है और कैबिनेट मंत्रियों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, जरा ये भी सुन लीजिए। हम लोगों ने अपनी बातचीत जारी रखी हुई है, उनके नेताओं से हमारी बात हो भी गई है। एक हमने कमेटी बनाई है जो हमारे मुख्य सचिव जी के अध्यक्षता में। हम लोगों ने उनको विश्वास दिलाया है कि इस संबंध में जो भी उनकी मांगे हैं आरक्षण के नाते से, उस सब के नाते हम समर्थन करते हैं। इसलिए मैं अपील करता हूं कि इस बंद को वो समाप्त कर दें। जाट आंदोलन के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से गंभीर है। अब एक तो इनके नेता कई हो गए, कुछ नेता तो सामने हैं, उनसे तो बात हो सकती है, लेकिन कुछ नेता छुप के राजनीति कर रहे हैं। किसी को भी जिसको कहना चाहिए कि कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। शांतिपूर्वक अपनी बात कहने का, आंदोलन करने का सबको हक है और सरकार बहुत ही संजीदगी के साथ मुख्यमंत्री जी ने सभी जाट नेताओं से बैठक की है, लगातार सबके संपर्क में हैं। वही दिन भर लोगों को जाट आरक्षण आंदोलन से खासी परेशानी हुई। लोगों का क्या कुछ कहना था, जरा ये भी सुन लीजिए। जाम की वजह से पता है क्यों जाम लगा हुआ है? लोग बोलते हैं कि आरक्षण है। 4 दिन से फंसे हैं, सूरत से माल लोड किए हैं। हम लोग तो डेली काम है, डिलीवरी आना जाना, तो हम लोग के इतना परेशानी है। कहाँ जाना था आपको? दिल्ली जाना था। फिर क्यों नहीं जा पाए? बसें को नहीं जानती, कोई भी जाम लगा। आवा नहीं भी रहे। सर सुबह से ट्रेन के हम लोग रद्द हो रखी है, परेशान हो रखी है हम लोग गाड़ी की वजह से।
तो ट्रेनें रद्द हो चुकी है। दिक्कत ये है सर कि ट्रेन का भी कोई सुविधा नहीं हो रहा और ट्रेन भी कैंसिल चल रहा है यहाँ पे, और हम लोग सूरत से आए हुए हैं और जाने में भी बहुत तकलीफ हो रहा है। स्टेशन पे एक समुदाय है जिसको जाट बोलते हैं, वो अपने आरक्षण के लिए 35 समुदायों को दुखी कर रखा है जी। ठीक है जी, उनकी कुछ कमियों के कारण हमें दुखी होना पड़ा है, पूरे जितने भी यहाँ सारे भाई बैठे हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल, खास पैनल मौजूद है आज की बड़ी बहस में। आपको रूबरू करवा दें, हमारे साथ अनूप अहलावत साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। एचपी सिंह परिहार, जाट नेता, हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सुदीप कलकल, संचालक हैं सांपला धरना स्थल के, सुदीप भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और अशोक चौहान साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है और आपका भी स्वागत है अनूप अहलावत साहब, और साथ ही साथ सुदीप कलकल, आपका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल सुदीप कलकल आपसे करेंगे। सुदीप जी, ये बताइए, सरकार ने कहा कि कमेटी बना दी गई है, 31 मार्च को रिपोर्ट देगी। जुड़ा नहीं है फिर। जो मंत्री है ओपी धनखड़, वो कह चुके हैं, मुख्यमंत्री साहब ये कह चुके हैं कि साहब अपना आंदोलन खत्म करिए, हम आपकी जो मांग है उस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आपने ये अपना आंदोलन शुरू किया, सड़क जाम की, रेलवे ट्रैक जाम किया। कितना सही है साहब ये? देखिए, मैं बातें करूंगा पहले मुख्यमंत्री साहब की। उनको अपील करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, उन्हें सिर्फ घोषणा करनी है, क्योंकि उनके पास कलम की ताकत है। वो चाहें तो एक दिन में हमें आरक्षण दे सकते हैं। और ये जो कमेटी बनाने की बात है, ये एक खाली ड्रामा है, नौटंकी है। इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जाट समाज की जो दिशा है, जो दशा है, वो पिछले काफी समय से जो है बड़ी दयनीय है। सारी जनता को इस बारे में पता है। हम बड़े बुरी हालात में जी रहे हैं। हमारे जो पढ़े लिखे युवा हैं, पीएचडी होल्डर हैं, मास्टर डिग्री वाले हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। किसान जो है, उनकी फसलों का भाव नहीं मिल रहा है। वो आत्महत्या करने पर विवश हो चुका है। और जो है, अपने बात करते हैं, अगर हम ये जाम नहीं, आपका आंदोलन साहब जाट आरक्षण को लेकर है। हम भी 20 सालों से आपका आंदोलन आरक्षण को लेकर है, तो सरकार ने कहा कि कमेटी बनाई है, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए 31 मार्च को। लेकिन आपके आंदोलन से जो जनता परेशान हो रही है, उनका क्या कसूर साहब? उनका कसूर, हम 20 साल से परेशान हो रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा क्या? हम पहले भी ये बात कही थी हमने कि भाई पंचायत इलेक्शन के बाद हम अब कोई ना कोई कड़ा कदम उठाएंगे। सरकार ने पहली कमेटियां क्यों नहीं बनाई? अब नींद से जाग रही है सरकार। ये हमारी गलती नहीं है, सरासर सरकार की गलती है। और ये आरोप आप उन पर लगाइए कि उनकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। हम इतने सालों से परेशान थे, अब हम आवाज उठा रहे हैं। सरकार चाहे तो इसका हल जितनी जल्दी हो सके निकल सकता है। जी कलकल साहब, अगर आरक्षण की जो पूरी प्रक्रिया, आपको लगता है कि इतने इस तरह से सड़क पर बैठ जाएं, ट्रैक पर बैठ जाएं और आरक्षण मिल जाएगा? देखिए, सड़क और ट्रैक पर बैठने की हमारी आदत नहीं रही है। हमने जो है एक स्पष्ट मांग रखी थी कि भी हमें आरक्षण दिया जाए। जिस प्रकार गुर्जरों का 2 बार राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, उसके बावजूद बिल ला के पास करके उनको आरक्षण दिया गया। जिस प्रकार महाराष्ट्र में मराठों को उसमें हाईकोर्ट में रद्द होने के बावजूद भी उनका बिल पास करके उन्हें दिया गया आरक्षण, तो उसी प्रकार से हरियाणा सरकार चाहे तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर, क्योंकि इसमें हमें जैसे जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस और इनेलो हमारा समर्थन कर रही है, तो अगर ये ईमानदार हैं, हमारे प्रति इनकी सकारात्मक सोच है, तो ये विशेष सत्र बुलाए, हमको बिल पास करवा के आरक्षण दे दे। इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है, ये जब चाहे कर सकते हैं। जिस प्रकार हम देखें कि भाई पंजाब ने एसवाईएल के लिए एक दिन में अपना विधानसभा सत्र बुलाया और बिल पास कर दिया कि हरियाणा को पानी नहीं देगा। चलिए, बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद है अनूप अहलावत साहब। अनूप जी, क्या कहेंगे आप? ये करना ही नहीं चाहिए। सुदीप कलकल का कहना है कि अगर आप चाहते तो ये स्थिति नहीं आती, ये कह रहे हैं आपकी वजह से स्थिति आई है, बताइए। देखिए रोहित जी, हम तो शुरू से ही चाहते हैं कि जाटों की उन्नति के लिए, उनकी तरक्की के लिए सरकार से जो भी बन पड़े वो करना है हमें। हमने जब कांग्रेस ने आरक्षण दिया था तो हमने इसका समर्थन किया था। उसके बाद जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द किया तो हम जाटों के साथ थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी साफ कहा था कि हम जाटों के साथ हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराड़ा जी भी कह चुके हैं। तो हमारी तरफ से कोई ढील नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जो कानूनी अड़चनों में जो मसला उलझ गया है, जो बहुत पुराना मसला है, इसके तकनीकी पहलू हैं, उस मसले का हल सरकार एक सकारात्मक ढंग से, और जो तय पैमाने होते हैं किसी भी कौम को, किसी भी समाज को आरक्षण देने के जो तय पैमाने होते हैं, उन सारी प्रक्रिया को पूरा करके और जाटों को और किसी वर्ग का हक ना मार करके
जाटों को किस तरह से क्या रास्ता निकल सकता है, उसके लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। जो चीफ सेक्रेटरी डेसी साहब उसके अध्यक्ष हैं, वो सारी चीज़ों का अध्ययन करेगी, सारे पहलुओं को देखने के बाद, सारे पहलुओं को जांचने के बाद, और जो आरक्षण के तय पैमाने हैं उन पर विचार करने के बाद जो भी रास्ता हरियाणा में सुझाव देगी उसके अनुरूप सरकार आगे बढ़ेगी। दूसरी बात, जो आंदोलन का रास्ता है, सरकार बार बार कह रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपील कर चुके हैं, माननीय मंत्री जी भी अपील कर चुके हैं कि शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात रखने का हक सबको है। ठीक है, आपने कहना है कि आपने सब एक प्रक्रिया बनाई, उसका पालन करना होगा, लेकिन आंदोलनकारी नहीं मान रहे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रण सिंह मान साहब जुड़ गए हैं और आईएनएलडी के नेता प्रवक्ता प्रवीण अत्रे साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मान साहब, आप किस तरह से देखते हैं जाट आरक्षण आंदोलन की अगर बात करें तो रोहतक, सोनीपत, झज्जर, यहां पर कई जगह पर आज दिन भर कई सड़कें जाम रही, रेलवे ट्रैक जाम हुआ। किस तरह से आप देखते हैं इस आंदोलन को? देखिए, जो इस पूरे आंदोलन में 3 बातें गौर करने लायक हैं जी। पहली बात यह है कि केवल हम एज ए पार्टी नहीं, पूरे हरियाणा के लोग ये देख रहे थे। कल मुख्यमंत्री जी रोहतक में गए थे और रोहतक जो नए चुने हुए नुमाइंदे हैं जनप्रतिनिधि पंचायतों के, उनको दिलाने के लिए गए। उन्होंने उनके बारे में घोषणा की, अच्छी बात है। हम ये देखते थे और ये अपेक्षा थी उनसे कि चूंकि कल से ही ये आंदोलन उग्र रूप ले चुका था रोहतक और उसके आसपास के इलाकों में, तो उनको कल ही अपील करनी चाहिए थी। जितना मेरा अनुभव है, शासन में को नजदीक से देखा है, आमतौर पर मुख्यमंत्री चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, यदि कोई समाज की कोई प्रॉब्लम है और उसके लिए वो आंदोलनरत हैं, तो और स्थिति विस्फोटक ना हो, इसलिए सभी अपील करते हैं। कल उन्होंने नहीं की, आज की, बहुत अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात कहेंगे हम। दूसरी बात यह है कि एक बात ये निकल करके आई कि एक कमेटी बनेगी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, और दूसरी बात ये निकल करके आई जो ओम प्रकाश धनखड़ जो मंत्री हैं उन्होंने बोला कि विधानसभा में हम इस मसले को ले जाएंगे। तो विधानसभा का अधिवेशन 31 से पहले खत्म हो चुका होगा, क्योंकि बजट अधिवेशन है और पहले ही उसको पूरा करना होता है जी। तो वो 31 मार्च को यदि चीफ सेक्रेटरी की कमेटी देगी तो तब तक तो अधिवेशन खत्म हो चुका होगा। तो जो मुद्दा इसमें लाने की बात है वो तो फिर दूर खिसक जाएगी। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो शंका पैदा करती हैं, जो आंदोलनकारी हैं उनके दिमाग पर भी एक बात घूमती है कि सरकार कहीं न कहीं जो संजीदगी दिखानी चाहिए वो नहीं रह रही। अब रही एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सरकार ने कुछ लोगों को जो जाट समुदाय के थे उनको चंडीगढ़ बुलाया, फिर दूसरा मैयड़ में जो रेल रोको का था वहां भी बुलाया। देखिए, सरकार है, सरकार के पास मेरी समझ में इतनी जरूर जो एजेंसीज हैं डिफरेंट, वो इतनी काबिल जरूर होंगी कि कौन कौन लोग मैटर करते हैं। जो जाटों का आंदोलन, जाट समुदाय का आंदोलन शुरू होना है, तो उन सभी को साथ बुला लेना चाहिए था। आप एक एक को क्यों डील कर रहे हो? उसमें आपने अपनी जो है खुद जो है वो एक परेशानियों में डाल रहे हो, क्योंकि ये इससे देखिए एक कारण ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जाट समुदाय को सरकार से आशा बन गई थी। वो देख भी रहे थे और उनके बयान भी कोई ऐसे नहीं आए जो भड़काने वाले हों, लेकिन लगातार भड़काऊ बयान एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो सैनी है, राजकुमार सैनी जी, उनकी तरफ आते रहे। वो रुके नहीं, उन्होंने कंटिन्यूटी रखी। तो एक जो जाट समुदाय का युवा वर्ग था उनको कहीं न कहीं ये महसूस होने लगा कि ये कहीं न कहीं इस सत्तारूढ़ पार्टी की एक रणनीति का हिस्सा हो सकती है। जब कीर्ति आजाद के खिलाफ, अरुण जेटली के खिलाफ बात बोलते ही एक्शन हो जाता है, तो राजकुमार सैनी पे क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो यानी मान साहब, आपका कहना है कि एक तो सरकार ने मध्यस्थता करने में देरी की, और ऊपर से आपका कहना है कि राजकुमार सैनी के जो गैर जिम्मेदाराना बयान रहे वो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, ये आप साफ तौर पर कह रहे हैं। आपका क्या कहना है प्रवीण अत्रे साहब? किस तरह से आप इस आंदोलन को देखते हैं? जनता परेशान है, आज लोग बेहद परेशान हैं।
देखिए रोहित, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश की जनता की नजरों में अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो चुकी है जी। और उसी का नतीजा है जो ये आज आंदोलन इस स्तर पे पहुंचा है। देखिए लगभग 1 साल हो गया है, जाट समुदाय बार बार आरक्षण की मांग कर रहा है और बार बार सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिए जा रहे हैं और वो केवल आश्वासन है। और हालात इस तरह के बन गए कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार बयान देते हैं कि साहब हम जाट आरक्षण के पक्ष में हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये बात कहते हैं कि साहब हम आरक्षण के पक्ष में हैं। अमित शाह जी का भी एक बयान आया था कि हम जाट समुदाय के साथ हैं। खट्टर साहब भी ये बात कहते थे कि साहब हम जाट आरक्षण के पक्ष में। अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर प्रदेश के नेता आरक्षण के पक्ष में है तो ये जो कमेटी बनाई है, इस कमेटी का औचित्य समझ में नहीं आता कि कमेटी किस लिए। और दूसरी बात, जब 1 साल से ये मुद्दा लगातार उठा है तो ये आज कमेटी बनाने का कारण क्या है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले जो इनके अभी तक के डिसीजन रहे हैं या प्रदेश के जो हालात रहे हैं उससे कुछ सीखा नहीं है। सवाल आपने उठाया कि अगर आप सब जाट आरक्षण के हक में हैं तो कमेटी बनाने की क्या जरूरत है, ये आपने सवाल उठाया। मान साहब ने सवाल उठाया और मान साहब ने भी सवाल मौलिक उठाया। हमारी विश्वसनीयता की बात करते हैं, आपकी विश्वसनीयता 15 साल पहले खोई थी, वो आज तक बहाल नहीं कर पाए आप हमारी सरकार जब अच्छा काम कर रही है, लोगों में विश्वास है, जनता हमारे साथ है, आप 15 साल से अपनी विश्वसनीयता तलाशते फिर रहे हैं, जनता आपको बाहर कर चुकी है, तो आप हमारी विश्वसनीयता पे कैसे सवाल उठा रहे हैं? आप अपनी विश्वसनीयता की चिंता कीजिए। जब प्रदेश की जनता ने आपको सत्ता से बाहर किया और आज 15 साल हो गए आप बाहर ही बैठे हैं, उस वक्त आपने प्रदेश की जनता से ठीक है। अत्रे साहब माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, एक छोटी सी प्रतिक्रिया यहाँ पर हम लेना चाहिए। प्रदेश की जनता से अत्रे साहब 54 वायदे करके आप आए और आपने एक भी वायदा पूरा नहीं किया तो आपकी विश्वसनीयता कहाँ रहेगी? ठीक है अत्रे साहब रुकिए, आपके पास आते हैं। एचपी सिंह परिहार साहब हमारे साथ मौजूद है। हमारी सरकार अच्छा कर रही है और जनता के विश्वास के लायक है। आप बात करते हैं, आश्वासन देते हैं, एचपी सिंह परिहार आरक्षण के पक्ष की बात मौजूद है। राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त जाट आरक्षण संघर्ष समुदाय विशेष के प्रति परिहार साहब भाषा का प्रयोग करते हैं, आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, आप स्पष्ट हो जाता है कि आपकी नियत में खोट है। आंदोलन का समर्थन है, आंदोलन के साथ में है और जो आंदोलन हो रहा है, देखिए इतने लंबे समय से परिहार साहब सड़क रोक देना, रेल मार्ग रोक देना, क्या ऐसे आरक्षण मिलेगा? परिहार साहब आप इतने लर्नेड शख्सियत हैं, आपको लगता है ये तरीका ये यहाँ तक ये परिस्थितियां बनी कैसे? ये परिस्थितियों का अगर आप कारण जानेंगे तो आप कारण जानेंगे कि इसका स्वयं कारण सरकार है, चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इसका कारण है। जाट समाज ने जब 17 मार्च को आरक्षण कैंसिल हुआ, 26 मार्च को प्रक्रिया भी कोई चीज होती है। एक मिनट, 26 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने दोनों ने बोला और उसके बाद में आप देखिए दिया हुआ आरक्षण कैंसिल होने के बाद में उसके बाद में जाट समाज ने कहीं पर भी कहीं ऐसी अपनी प्रकृतियां रोज दिखाया हो, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया अमित शाह जी के ऊपर और हमने अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास किया। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद क्या हुआ है। बीजेपी एक तरफ तो कहती है कि हम आपके साथ में आपके साथ खड़े हुए, दूसरी तरफ उन्हीं का एक आदमी इस समाज में जहर घोलने का, आग लगाने का काम करता है और ये परिणाम है। ये जो राजकुमार सैनी को खुला छोड़ रखा है, ये उसका परिणाम है। ये जो आश्वासन के बाद में आज तक कोई इसके ऊपर सार्थक पहल नहीं हुई, ये उसका परिणाम है। अहम सवाल, उसके बाद आपके पास आऊंगा। चौहान साहब आपसे भी एक प्रतिक्रिया लूंगा, अशोक चौहान साहब, लेकिन यहां पर रण सिंह मान साहब हमारे साथ मौजूद है। मान साहब एक बड़ा अहम सवाल, राजकुमार सैनी साहब का जिक्र यहां पर परिहार साहब भी कर रहे हैं, सुदीप कलकल भी उनका जिक्र कर रहे थे, लेकिन बड़ा सवाल यह है मान साहब कि आरक्षण की जो अभी मौजूदा स्थिति है, मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आपका एक लंबा तजुर्बा, हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि जो कानूनी पेचीदगियां हैं, क्या इतना आसान है इसे इंप्लीमेंट करना या इसमें सचमुच वक्त नहीं लगेगा? और क्या आंदोलनकारियों को ये बात नहीं समझनी चाहिए? आपकी क्या राय, क्या आपका टेक है? नहीं, देखिए ये आंदोलन मैं ये समझता हूं ये एक तरह से इनवाइटेड है जी, आमंत्रित किया है और उसके कुछ कारण मैंने आपको पहले गिना दिए। और दूसरी हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं कि जो पिछली सरकार के टाइम में जो व्यवस्था हरियाणा में आरक्षण की हुई, तो देखिए जाट समुदाय को आरक्षण मिलने से किसी अनुसूचित जाति को, जिसको SC ST बोलते हैं, वो प्रभावित नहीं होती थी। एक बच्चे की भी नौकरी नहीं गई किसी की भी।
दूसरी तरफ जो ओबीसी को 27% की रिजर्वेशन थी, जाट समुदाय को रिजर्वेशन एसबीसी के तहत स्टेट में मिली थी, उनके किसी भी बच्चे की एक की भी नौकरी नहीं छिड़ी। तो भ्रांतिपूर्ण प्रचार किया गया और इस प्रचार को सरकार ने या किसी ने दूसरे ने, क्योंकि उनके मेंबर पार्लियामेंट लगातार जहर उगलते रहे, किसी ने रोका नहीं। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, सेंट्रल सर्विसेज के लिए आरक्षण था और इसमें सेंट्रल सर्विसेज के लिए दूसरी भी स्टेट थी, वहां किसी तरह के न तो कोई आंदोलन था न कोई विरोध था, केवल ये हरियाणा में ही क्यों हुआ। ये एक मतलब ये सारी बातें ये इशारा करती हैं कि कहीं न कोई पीछे कोई न कोई ऐसी फोर्सेज हैं जो जिनको ये हजम नहीं हो रहा कि हरियाणा में जाट समुदाय को आरक्षण मिला, क्योंकि उससे ये केवल एक जाट समुदाय के बच्चों का ही नुकसान नहीं हुआ इस आरक्षण के रद्द होने से, ये पूरे हरियाणा का नुकसान हुआ है। यदि आज हमारे 500-700 बच्चे सेंट्रल सर्विसेज में आते, कोई चेन्नई होता, कोई कलकत्ता होता, कोई बॉम्बे होता, तो हमारे को उनकी मदद ही मिलती। वो भारत सरकार की यदि नौकरियों में ऊंची जगह पर जाते तो वो स्टेट का इंटरेस्ट हो सकता है एक आध आदमी ऐसा निकलता है, लेकिन बाय एंड लार्ज आदमी को एक आत्मीयता रहती है। ये भी तो बताएं कि जो आज स्थितियां पैदा हुई हैं, हरियाणा के विरोधी बीज किसने जो विरोध कर रहे हैं वो जाट समुदाय के विरोधी और ये आमंत्रण की जो बात करते हैं, इनकी सरकार में भी आंदोलन हुए थे, युवाओं को गोलियां मारी गई थी, युवा मरे थे जाटों के। आज ये ऐसी अच्छी बातें करते हैं इतने वरिष्ठ आदमी होकर, तो बीज इन्होंने बोए थे, मानकों को फॉलो नहीं किया, तय जो प्रक्रिया थी वो अपनाई नहीं गई, और आज जो स्थितियां गंभीर हुई हैं वो कारण उसका कांग्रेस है। और उसके बावजूद हम बातचीत का रास्ता निकालकर, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आइए बातचीत कीजिए, हमने कमेटी बनाई है, वो रास्ते सुझाएगी, हम इस दिशा में मिलकर आगे बढ़ेंगे, कानून व्यवस्था अपने हाथ में मत लीजिए। और ये बैठकर कह रहे हैं कि ये आमंत्रित किया गया है। ये इतने वरिष्ठ आदमी होकर इस तरह की बातें इनके मुंह से मान साहब क्या कहेंगे? सुन लेते हैं अहमद साहब, मान साहब की प्रतिक्रिया। आर्य अत्रे साहब आपके पास भी जी ऐसा है कि ये जो बात कही गई है ये बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि हम इस बात से पीछे नहीं हट रहे, स्वीकार कर रहे हैं कि यूपीए शासन के दौरान जाट समुदाय को आरक्षण मिला, और जिस तरह से मिला उसकी खुद हलफनामा जो एनडीए ने दिया उसको सुप्रीम कोर्ट के निरस्त होने के बाद में, आपने उस हलफनामे में तो कहीं जिक्र नहीं किया। जो आप ये प्रवचन दे रहे हो कि कांग्रेस के शासन में ठीक से नहीं किया और आप जिम्मेवार हो, उन्होंने कहा कि आरक्षण ठीक दिया, उसको सपोर्ट किया, और उसमें आपने कोई नई चीज डाली होती तो आप आज हमको ये बात कहते कि हमने ये चीज नहीं डाली। आपने यहाँ तो बताइए ना, अगर आप ये हास्यास्पद इसको बता रहे हैं तो उसमें ऑथेंटिक क्या है? गलती आपकी थी, हमने आरक्षण रद्द नहीं किया, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं थे, आज भी खिलाफ नहीं है। आपने जो व्यवस्था तय की थी वो अगर माननीय उच्चतम न्यायालय ने अगर खारिज कर दी तो इसमें गलती हमारी क्या है? गलती आपकी है, बीज आपने बोए हैं, आज जो परिस्थितियां पैदा हुई है उसके लिए पूर्ण रूप से आप जिम्मेदार हैं। छोटा सी प्रतिक्रिया, बाकी लोगों से भी बात करेंगे। जी, आज आप बीज बोना कहते हो, किसी ने हिम्मत की यूपी की सरकार से पहले जाट समुदाय को आरक्षण देने की? लोग बहुत आर्थिक स्थिति पे कर रहे थे, कुछ और कहते थे, वो तो आप ये आरोप लगाएंगे जिन्होंने पहल की, जिन्होंने एक तरह से पॉलिटिकल रिस्क लिया। देखिए रोहित, आप ये छोटी बात समझते हो? नहीं, ठीक है। अत्रे साहब वोट पाने के लिए ठगा, आपने छलावा किया, आपने गलत ढंग से आरक्षण दिया, अत्रे साहब के कारण आज स्थितियां हुई हैं। जिस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता आपस में इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब ये आरक्षण का नोटिफिकेशन हुआ था उस वक्त सीधा सीधा वोट की राजनीति की थी कांग्रेस ने, और जिस तरह के गलत तथ्य रखे गए थे जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द किया। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किस तरह से बात कर रहे हैं वो भी हैरानी भरा है कि साहब आपने ढोंग रचा कि आपने याचिका डाली, आपने रिव्यू पिटीशन डाला, लेकिन तब भी आपने उन तथ्यों को सही नहीं किया। आपका कहना है कि ये भी गंभीर नहीं, वो भी गंभीर। आप बताइए कौन से वो तथ्य हैं जो हमने पेश नहीं किए? कमी की वजह से अगर तथ्यों को पेश नहीं किया, कौन सा तथ्य बताइए? आप ये तथ्य हमारे आप मीडिया के सामने रखिए। एक प्रतिक्रिया, कौन जिम्मेदार? आप किस तरह
अशोक चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक जी, मौजूदा स्थिति का कौन जिम्मेदार है? बढ़ गए आगे, बजाय उस फैक्ट को आप सही करते। अशोक जी, रोहित जी, हरियाणा जो है हरियाणा शांति प्रिय प्रदेश माना जाता है। हरियाणा वाले जो है अपने जो हाजिर जवाबी के लिए पूरे देश में जो है प्रसिद्ध है। जो आरक्षण, जाट आरक्षण को लेके जो ये चल रहा है काफी टाइम से, अपना सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। अच्छा, जो रही पार्टी, अब जो राजनीति दल हैं, राजनीति दलों को आपस में मिल बैठकर इस समस्या का समाधान इंटरनल इसमें अपने प्रदेश स्तर पर कराना चाहिए। अब आरोप प्रत्यारोप का जो अपना जो है टाइम नहीं है। ये प्रदेश में जो आंदोलन हुआ इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो ऐसा है कि जो पहली सरकारें हैं उनको भी नहीं, उनसे वो भी नहीं बच सकती हैं। जो में एकदम से ही सब कुछ नहीं होता है। पिछले साल भी हुआ था, उससे पहले भी होता रहा, कांग्रेस के टाइम में भी हुआ है और इसके अब जो भाजपा के भी टाइम में हो रहा है। इसमें ये मत करो, आरोप प्रत्यारोप न लगाएं। ये हालात जो खराब होने जा रहे हैं उन हालात को खराब होने से बचाओ। ठीक है अशोक जी, बचाओ। ठीक है, नहीं तो बहुत सुदीप कलकल के पास चलेंगे, उसके बाद आपके पास भी आऊंगा परिहार साहब। सुदीप बताइए, ठीक है, जो प्रक्रिया है, कांग्रेस अपनी बात कर रही है, बीजेपी अपनी बात कर रही है, लेकिन आप लोग सियासी खिलौना क्यों बन रहे हो? क्यों आम जनता के लिए परेशानी खड़ी करते हैं? फिर तो गलती तो अगर बीजेपी ने की, कांग्रेस ने की, इन लोगों को तो राजनीति करनी है। तो आपको नहीं लगता कि आपको बीजेपी वाले भी बोल रहे साहब हम आरक्षण देंगे, कांग्रेस वाले भी कहते थे आरक्षण दे दिया हमने तो, लेकिन मिला तो नहीं, तो ठगा हुआ सा महसूस नहीं कर रहे? देखिए, पहले तो मैं बताऊं, रोहित जी ठगा हुआ महसूस बिल्कुल कर रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे अलाउद्दीन साहब कह रहे थे कि इनकी मंशा है कि ये हमें आरक्षण देने में जो है कोई एतराज नहीं मानते, लेकिन और कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि भी इनके राज्य में कुछ आदमी भी मारे गए थे जाट समुदाय के। मैं एक बात पूछना चाहूंगा इनसे कि अगर इनकी मंशा है, इनके मुख्यमंत्री हमें बातचीत के बुला रहे हैं, तो एक तरफ मिलिट्री फोर्सेस किस लिए बुला रहे हैं? हमारे ऊपर लाठी गोली चलवाने के लिए बुला रहे हैं? या तो बात करो या फिर हमें मार ही दो। ये ऐसा नहीं चलेगा दोहरापन कि एक तरफ जो हमारे लाठी का डरा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम बात करेंगे। ये क्या किस तरह की बात है ये? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये तकनीकी रूप से इतना उलझा हुआ मामला है कि ये सरसों हथेली पे हरी नहीं हो सकती। ये मसला ऐसा है, इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारे मसले हैं। अगर ऐसे देना होता तो वो फिर कोर्ट जाएगा और कोर्ट से फिर रद्द हो जाएगा, फिर आप सड़कों पे आओगे। हमारी सरकार या हम जाटों के खिलाफ नहीं है, हम ये नहीं चाहते हमें प्रदेश का नुकसान हो। प्रक्रिया के तहत जो जाटों की आर्थिक या आर्थिक उन्नति के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमारी मंशा में खोट नहीं है, और मंशा में खोट नहीं है। परिहार साहब के पास कांग्रेस की परिहार साहब बताइए, आप जानकार है क्या इतना आसान है ये सब आरक्षण हासिल करना? कि हम गलत? सुदीप आपको रोक रहा हूं, मिलिट्री फोर्स बुला रहे हैं। दूसरे परिहार साहब, छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, वक्त ब्रेक के लिए जाना उसके बाद। जी देखिए, बात आसानी और कठिनाई की नहीं है, बात है जायज और गैर जायज। देखिए, ये संवैधानिक अधिकार है। नहीं जायज है। अरे क्या समझते हैं आप देखिए, उन युवाओं से पूछिए, 5-7 हजार बच्चे जिनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गए, उनको ज्वाइनिंग करा दी गई और उसके बाद में उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो साहब, गलती तो आप लोगों की है, गलती आपकी है परिहार साहब। गलती किसी गलती आप लोगों की है, गलती है, राजनीतिक पार्टियों की भी गलती नहीं है, गलती व्यवस्था की है, गलती है सरकार की। साहब, अगर आप समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने समाज की लड़ाई, तो एक चश्मे से सबको देखिए, फिर किसी की भी सरकार हो। नहीं समाज नहीं, एक चश्मे से देखते हैं। आप ये मत बोलिए। देखिए, आंदोलन है, आंदोलन में देखिए ये जो परेशानियां हैं ये सबको होती है। आंदोलन जाट आंदोलन में ही नहीं है, बाकी के देश में जितने भी आंदोलन होते हैं सब जगह आंदोलन है। जब सरकार की नींद नहीं खुलती है, सरकार की आंखें नहीं खुलती है, सरकार इनएक्टिव हो जाती है, तो आंदोलन का जरिया पब्लिक को अपनाना पड़ता है। तो आंदोलन तक की नौबत आई क्यों? यहां तक पहुंच, 1 साल इंतजार किया हमने। 1 साल में अगर पहल नहीं हुई, आप क्या समझते हो? हथेली पे सरसों नहीं जमेगी, हथेली पे सरसों नहीं जमेगी। अलावत जी,
लेकिन ये सरसों कभी तो जमेगी, उसकी खेती तो जुताई तो करोगे आप, कुछ प्रक्रिया तो शुरू करोगे आपने, कोई सरकार इस दिशा में काम कर रही है, कोई प्रक्रिया स्तरीय कमेटी बनाई जा चुकी है, नौबत पहुंचने क्यों दी? डीएस डेसी साहब की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जा चुकी है और वो कमेटी अध्ययन करेगी, 31 मार्च को रिपोर्ट देगी। जब सरकार ये कह रही है आप इंतजार कीजिए, 31 मार्च का इंतजार कीजिए। जब आप इतने दिन से कांग्रेस के बहकावे, कांग्रेस ने बहका के ठग लिया और हम ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, आप उसमें भी तैयार नहीं हैं, तो इसमें हमारे एंड पे कहां गलती नजर आती है? ये कोई बहका नहीं, हम तो कहते हैं कि हमको तो कांग्रेस ने भी बहका दिया, आपने ही बहका दिया। प्रधानमंत्री ने 26 मार्च को बोलकर आज तक कोई प्रक्रिया आगे नहीं है। परिस्थितियों के लिए दोनों सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी। प्रयास साहब वापस लौट रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ बने। और बड़ा सवाल ये कि ठीक है, अगर जाट समाज को आरक्षण की वो हकदार है तो ठीक है, मिले उन्हें, लेकिन बड़ा सवाल उन नेताओं पर भी उठता है जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं कि अगर वो इस हक को हासिल नहीं करवा पा रहे हैं तो किस तरह का आंदोलन वो लीड कर रहे हैं। ये सवाल भी मौलिक सवाल आज बड़ी बहस में हम उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बड़ी बहस में आपका स्वागत है। बड़ी बहस में आज हम चर्चा कर रहे हैं जाट आरक्षण आंदोलन की, उस आंदोलन के बाद जो परेशानियां लोगों को हो रही हैं या जो सियासी माहौल हमारे प्रदेश में बन रहा है उस पर चर्चा कर रहे हैं और यह भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जाट आरक्षण का जो ये मसला था ये इतना क्यों उलझता गया। अगर हमारे तमाम सियासी पार्टियों की बात करें, सत्ताधारी पार्टी की बात करें, विपक्षी पार्टियों की बात करें, तो मामले को सुलझाना इनकी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन ये मामला दिन ब दिन उलझता गया। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या सब लोगों ने जाट समाज के नाम पर अपने राजनीतिक हित साधे हैं और एक ऐसे समाज को जो हमारे प्रदेश की पहचान भी रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि उनको एक सियासी औजार बनाकर रख दिया। ये जानने की कोशिश अब अपनी हम बड़ी बहस के इस हिस्से में करेंगे। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर रण सिंह मान साहब के पास चलूंगा। आपके पास सुदीप आएंगे। मान साहब ये बताइए, अब जो ये इस बार का जो जाट आरक्षण आंदोलन है इसका स्वरूप बदला हुआ दिख रहा है। अगर हम देखें तो कई युवाओं के हाथों में इसकी कमान दिख रही है इस जाट आरक्षण आंदोलन की। लेकिन बड़ा सवाल ये मान साहब, बड़ी साफगोई से जवाब चाहूंगा मान साहब, सवाल ये कि ये मसला इतना पेचीदा क्यों बना दिया गया साहब? ये सवाल मैं आपसे भी करूंगा और बीजेपी से भी करूंगा। मसला सुलझाने की जिम्मेदारी आपकी पार्टी पर या बीजेपी पर भी थी, लेकिन इतना पेचीदा क्यों का बना दिया गया कि ठीक है आज ये सड़कों पर उतरे हैं तमाम लोग, लोगों को परेशानी हो रही है। मान साहब देखिए रोहित जी, बिल्कुल हाँ रोहित जी, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि आज जो आंदोलन की लीडरशिप है वो पुरानी पीढ़ी से निकल करके उनके हाथों से और युवा पीढ़ी के हाथ में चली गई है। ये अक्सर कोई भी मूवमेंट यदि लंबा खींचता है तो युवा वर्ग में निराशा दौड़ती है और तकरीबन जहां जहां इस तरह लंबे आंदोलन खींचते हैं उसमें यही होता है जो हरियाणा में हो रहा है। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमारा इस मुद्दे पे इनेलो से कोई झगड़ा नहीं है, न हमारा बीजेपी से कोई झगड़ा है, क्योंकि इनेलो तो बहुत अब थोड़े से समय से ये कहने लगे हैं कि जाट समुदाय को मिलना चाहिए, नहीं तो ये तो केवल आर्थिक आधार पर बात किया करते थे। और संविधान में जो व्यवस्था है वो जातिगत है। आज जाट समुदाय को आरक्षण मिलेगा तो वो जाति के आधार पर ही मिलेगा। ठीक है, मैं जो है बहुत, और वो वैसा ही लॉलीपॉप है उसके कि जैसे कि काले धन आएगा और 15-15 लाख रुपए आएंगे। जो मैं अलाव साहब बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के और अत्रे जी बैठे हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से इनसे एक बात कहना चाहता हूं। इनको एक ऑफर है, विधानसभा का सेशन आएगा, बजट अधिवेशन आएगा, निश्चित रूप से आएगा और ये इसके बारे में चर्चा भी आएगी। तो ये सत्तारूढ़ पार्टी है, ये सेंटर में भी इनका शासन है, पूर्ण बहुमत है, किसी दूसरी पार्टी के सहारे तक की जरूरत नहीं है।
ये इस हादसे का कोई भी प्रस्ताव लाएंगे जिससे मार्ग प्रशस्त होता होगा जाट समुदाय के आरक्षण का, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी उसमें विघन नहीं डालेगी, इनको सपोर्ट करेगी। ये करके दिखाएं। चलिए, आपका कहना है कि विधानसभा में लेकर आए और आपकी पार्टी भी समर्थन करेगी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधानसभा में मसला लेकर आती है। अत्रे साहब, आपकी प्रतिक्रिया। रोहित, मैं जरा 2 मिनट फालतू चाहूंगा क्योंकि 2-3 सवाल ऐसे खड़े किए मान साहब ने, मैं चाहूंगा उनका जवाब भी दे दूं। सबसे पहली बात तो आरक्षण की जिस तरह से बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या नेता बार बार करते हैं कि साहब इसमें बड़ी पेचीदगी है, इसमें बड़े तकनीकी पहलू है। साहब देखिए, बड़ा स्पष्ट रूप से सबको पता है कि इसका जो अब इलाज है वो विधान पालिका है, और इनको चाहिए था पिछले 1 साल में विधानसभा का सेशन भी आ चुका, लोकसभा का सेशन भी आ चुका है, तो वहां पे इसका प्रस्ताव लेके आते जो नहीं लेके आए। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा रोहित जी, लीडर ऑफ अपोजिशन चौधरी अभय सिंह चौटाला ने पिछले विधानसभा सेशन में इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के विधायक उसके खिलाफ बोले थे। उस वक्त इन्होंने समर्थन क्यों नहीं किया? और हम दोबारा फिर ये बात कह रहे हैं कि विधानसभा में इसका प्रस्ताव लेके आए, हम इनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि जाटों को आरक्षण मिले। और जैसे मान साहब ने एक बात कही, रोहित, मान साहब को भी बता देना चाहूंगा कि जो देश के इकोनॉमिक सर्वे के जो आंकड़े अब आए हैं उसमें लगभग 14% लोग जो खेती पे आधारित जीवन जी रहे हैं, उनकी जो मासिक आय है 5,000 रुपए से भी कम है, मनरेगा की दिहाड़ी से भी कम। और जाट समुदाय जो है वो खेती पे आधारित है, खेती उनका जीवन यापन खेती पे है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जाट समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है अत्रे साहब, ठीक है। सुदीप, सवाल आपसे, सुदीप सवाल आपसे, उसके बाद आपके पास अहलावत साहब, आपसे जवाब चाहूंगा लेके आए इसका जी। लेकिन पहले अहलावत साहब से भी जवाब लेते हैं सुदीप, उसके बाद आपके पास। अहलावत साहब, कांग्रेस कह रही है आप विधानसभा में लेकर आई, हम समर्थन करेंगे। आईएनएलडी कह रही है, कांग्रेस कह रही है आरक्षण मिलना चाहिए, आईएनएलडी कह रही है आरक्षण मिलना चाहिए, आप कह रहे हैं आरक्षण मिलना चाहिए, तो साहब फिर मना कौन कर रहा है? देखिए रोहित जी, वही बात आ जाती है घूम फिर के। अब मान साहब कह रहे हैं कि हम समर्थन करेंगे, इनका पूर्ण बहुमत है, ये विधेयक लेकर आए। तो हम जब इनकी सरकार थी, इनका भी पूर्ण बहुमत था, केंद्र में भी इनकी सरकार थी, प्रदेश में भी इनकी सरकार थी। तो मान साहब की जब सरकार थी तो हमने हर कदम पर इनका साथ दिया था, समर्थन दिया था, उन्होंने तो कर दिया था, हमने किया था। और ये रही समर्थन की बात, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने जो गड़बड़ की थी, जो ठगी की थी, जो छलावा किया था, उसका इलाज ढूंढने में वक्त लगेगा। और हमारी सरकार उसका इलाज ढूंढने के लिए, उसके उपाय ढूंढने के लिए, उसके रास्ते तलाशने के लिए कमेटी बना चुकी है। ठीक है, कमेटी रास्ते तलाशेगी। अब सुदीप के पास चलेंगे, रास्ते में सुझाव आएंगे, युवा जाट नेता है सुदीप, आइए अहलावत साहब, सुदीप के पास अत्रे जी, माफी के साथ रोकूंगा। सुदीप, आप युवा जाट नेता है, कुछ और बोलते हैं, सवाल आपसे यही सवाल। कांग्रेस चाहती आरक्षण मिले, बीजेपी चाहती आरक्षण मिले, आईएनएलडी चाहती आरक्षण मिले, आपको आरक्षण नहीं मिल रहा, आपको सड़क पर उतरना पड़ रहा है, एक बात। और दूसरी बात, बार बार अहलावत साहब कह रहे हैं कि इनको वक्त चाहिए, क्या आप वक्त देने को तैयार है? ये जो वक्त मांग रहे हैं ये सिर्फ हमें बहकाने के लिए मांग रहे हैं। ये जो कमेटी है ये भी एक सिर्फ नौटंकी, एक ड्रामा है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये किसी प्रकार का आरक्षण देने की मंशा में नहीं है। ये इसलिए हमें टाल रहे हैं कि भाई जब तक हमें सरसों का समय आ जाएगा कटाई का, फिर गेहूं का समय आ जाएगा, बारिश आ जाएंगी, ये अगले साल के लिए हमें टाल रहे हैं। जबकि 25 मार्च को मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने ये घोषणा की थी कि भाई हम आपको सकारात्मक रूप से विश्वास दिलाते हैं, आश्वासन देते हैं कि आपको आरक्षण मिलेगा। 26 मार्च को मोदी साहब ने ये बात कही थी कि आपको आरक्षण मिलेगा। अच्छा, उसके बाद जो अपने पाली से बीजेपी की सांसद है श्री पीपी चौधरी जी, वो लोकसभा में ये बिल ला चुके हैं कि भाई जिस जाति का राज्य में आरक्षण है उसको केंद्र भी आरक्षण देगा। तो केंद्र हमें आरक्षण देने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट रूप से जो हमारे खिलाफ नजर आ रही है। ये चाहे इनकी कलम का जो है उसके ऊपर निर्धारित है सारी चीजें, चाहे 2 दिन में दे दें हमें ये, लेकिन इनकी मंशा स्पष्ट नहीं है। कमेटी की हमें कोई जरूरत नहीं है। विधानसभा में बिल लाए, दोनों पार्टियां आरक्षण की जो मांग थी वो 90 के दशक में उठी थी। जो मंडल कमीशन ने जाटों को आरक्षण देने की सिफारिश की थी
वहां से ये मांग उठी थी। कांग्रेस 90 के दशक से लेकर आज तक 25 साल तक जाटों को ठगती है, मतलब बरगलाती रही, और आप हमारे को थोड़ा सा वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। ठग ये लिया तो जायज नहीं है। कांग्रेस ने ठग लिया। आप क्यों ठग रहे हो ये बताओ। आप कांग्रेस छोड़ो, कांग्रेस ने हमें ठग लिया, हम मानते हैं इस बात को। और आज आप कर रहे हैं हमारी कमेटी है, प्रदेश के मुख्य सचिव आपके बारे में है, आप उसको ड्रामा बता रहे हैं। ठीक है, प्रदेश के मुख्य अहलावत साहब आपके पास आता हूं। अभी एक और मौलिक सवाल उठ रहा है। सुदीप आप रुकिए जी, आप ये बताइए प्रदेश के मुख्य सचिव की जो कमेटी है वो कितने बड़े अफसर हैं? मेरा सवाल वो परिहार ड्रामा साहब है। और 25 साल तक जो कांग्रेस ठगती रही वो ड्रामा नहीं था। परिहार साहब से सवाल है। अहलावत साहब रुकिए, आपके पास आऊंगा। सरकार का ड्रामा है, मैं आपसे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। देखिए, मैंने किसी अफसर पे कोई सवाल नहीं उठाया है। सुदीप आप रुकिए, ये आपका ड्रामा कह रहा हूं। सुदीप आपके पास आएंगे, आप रुकिए, अगला सवाल लेने दीजिए। सवाल ये है, एक बड़ा मौलिक सा सवाल। देखिए, जब भी किसी बात पे हाँ या ना होती है तो एक पॉजिटिव पक्ष होता है, एक नेगेटिव पक्ष होता है। लेकिन जाट आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, यह बात राजकुमार सैनी के अलावा कोई सियासी पार्टी तो भी नहीं कह पा रही है, कोई सियासतदान तो नहीं कह पा रहा। हो सकता है उनकी अपनी मजबूरियां हो, सब कह रहे हैं मिलना चाहिए, लेकिन उसके बाद नहीं मिल रहा है, उसके बाद टालने की कोशिश हो रही है। परिहार साहब आप बताइए, युवा जाट नेता को हमने सुना, वो कह रहा है कि हम वक्त देने को तैयार नहीं, हमने बहुत वक्त दे लिया। आपका अनुभव क्या कहता है और आपका आंदोलन क्या कहता है, आपकी रणनीति क्या कहती है साहब? देखिए सरकार की गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह है। यहाँ पर सरकार गंभीर नहीं है। हम लोगों को भी अगर शंका हुई इनकी मंशा के ऊपर, इनकी मंशा के ऊपर शंका हमको ऐसे नहीं हो गई है, हमको पिछले 10 महीने लगे इनके ऊपर शंका करने में। और जाट समाज अपने आप से ही ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने भी अपने घर पर बुला करके बहुत बढ़िया आश्वासन दे दिया, इधर से मुख्यमंत्री ने भी बहुत बढ़िया आश्वासन दे दिया। आश्वासन के ऊपर तो ये कहानी अब आगे चलने वाली नहीं है, आपको ठोस कदम आगे उठाना पड़ेगा। आपके सामने यहाँ पर रण सिंह मान साहब हैं, कांग्रेस ने पहले ही आरक्षण दिया, चलो दुर्भाग्य से आरक्षण हमारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट हुआ। फिर उसके बाद में अभी अत्री जी एक मिनट देखिए, मेरे को सुनिए तो सही, आप सुनिए, ठीक नहीं थी, ऐसे नहीं है, मनसा की बात नहीं है, आप एक बार सुनिए तो सही। अत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी इनेलो पार्टी है, वो हमारे साथ में है। बीजेपी, आप अहलावत जी बैठे हुए हैं, वो हमारे साथ में, प्रधानमंत्री साथ में, मुख्यमंत्री खट्टर साथ में। फिर काय के लिए समय चाहिए आपको? जब आप पूरे देश की राजनीतिक पार्टियां, मुख्य पार्टियां, जो स्टेट की मुख्य पार्टियां, इनेलो, कांग्रेस और बीजेपी, तीनों चाहते हैं कि मिलना चाहिए। सेंटर में कांग्रेस ने दिया और लोकसभा में बीजेपी का पूर्ण बहुमत है। उसके बाद में राज्यसभा में कहीं कमी आती है तो कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस अपनी बात से नहीं मुकरेगी तो कांग्रेस राज्यसभा में भी इसको पास कराएगी। फिर वक्त किस लिए चाहिए? आप साफ साफ बोलिए, निकल के साफ बोलिए। साफ साफ बताना चाहता हूं आपको। चलिए आप बताइए, निकल के आए। अगर आप इस बात को प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, बताइए। जब पिछड़ा आयोग की जो रिपोर्टें थी, जो सर्वे थे, दूसरे समाज से बातचीत थी, किसी जो कांग्रेस ने जो प्रोसीजर फॉलो किया, क्या वो अगर सही होता तो माननीय उच्चतम न्यायालय वो मान लिया। लेकिन अब जो प्रोसेस चलेगी वो एक दिन में पूरी नहीं हो सकती। प्रोसीजर में आपने 9 महीने में उस प्रोसीजर में क्या कार्रवाई कर ली है उस प्रोसीजर को सही करने के लिए, आप वो बता दीजिए अहलावत जी। अरे बहुत आपने अगर 9 महीने में कोई कार्रवाई की उसके ऊपर में तो जाट समाज आपकी बात को मान जाएगा, लेकिन आपने पिछले 9 महीने में कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया। सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी, उसके अलावा आपने कहीं भी 9 महीने में एक कदम आगे बढ़ाया हो तो बता दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत जटिल ये अभी मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने भी आश्वासन जो दिया है, कमेटी जब बनाई है, जब उनको लगा के 15 तारीख से हरियाणा में आंदोलन होगा, आंदोलन से पहले आपने ये जो लोगों को बुला करके हमको बुला करके ये दिया है, ये आपने इसलिए दिया, आपने इसलिए दिया है कि हम 15 मार्च को आंदोलन नहीं करें, ठीक है, 15 फरवरी से आंदोलन नहीं करें, इसलिए दिया है। मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं आखिरी दौर में उतावलापन क्यों? उतावलापन नहीं है, इसका मतलब पीछे से कोई ताकत काम कर रही है, पीछे से कोई ताकत नहीं है, कोई देखिए ये जाट समाज को न कोई ताकत बहला सकती है न फुसला सकती है, ताकत नहीं है। जाट समाज अपना ब्रेन रखता है, अगर उसी के हिसाब से नहीं कुछ नहीं है, इसका मतलब कोई ताकत नहीं काम करी, कोई ताकत नहीं काम करी, समाज अपने
अब समाज अपनी मांग के लिए चौहान लड़ाई लड़ रही है, चौहान कोई साहब ताकत पीछे से काम ठीक है, परिहार साहब आपके पास बयानबाजी मत आएंगे। करिए। एक सवाल चौहान साहब से, उसके बाद हम एक आखिरी कमेंट सब लोगों से लेंगे और मेरी गुजारिश है सब लोग अपनी बात पूरी करें ताकि हम लोग कोई लॉजिकल बहस ये कर सकें, क्योंकि बड़ी बहस का मंच है इंडिया न्यूज हरियाणा का, इसमें हम जरूर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। आपका क्या कहना है अशोक चौहान साहब? सब पार्टियां तैयार आरक्षण देने के लिए, लेकिन फिर ट्रैक जाम करने पड़ रहे हैं, युवाओं को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, इस स्थिति को किस तरह से देखते हैं? संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा चौहान साहब। हाँ रोहित जी, युवा जाट समुदाय का वो जो पिछले जो उसको जो अपना काफी बातचीत भी हुई है, जो अपना पार्टियां हैं, जो अपना जो सत्ताधारी जो दल हैं, उनकी बात सुनने के लिए वो अब मानने के लिए, आश्वासन मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कुछ ना कुछ धरातल पे चाहता है। अब यह है कि आपस में जो इस तरह के जो चल रहे हैं, अपना आरोप प्रत्यारोप इनको बंद किए जाएं और करने के बाद में ठोस निर्णय लिया जाए। सरकार को कोई ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, तभी जाके सांसद महोदय हैं राजकुमार सैनी जी, वो जो पीछे से जो काफी टाइम से कहते आ रहे हैं, समुदाय को लेकर टारगेट कर रहे हैं, पार्टी को उनको भी अपने साथ कुछ इस तरह से बैठा के करना चाहिए कि जो प्रदेश का ताना बाना खराब ना हो, सामाजिक आपका कहना है आपसदारी खराब ना हो, यानी ये आंदोलन जो है, इस आंदोलन 36 बिरादरी के इस आंदोलन का जो भी नुकसान है वो आम आदमी को, आम प्रदेश। चौहान साहब माफी के साथ रोक रहा हूं आपको, चौहान साहब आपको रोक रहा हूं। अत्रे साहब आपका फाइनल कमेंट, और बिल्कुल संक्षेप में मैं सब मेहमानों से चाहूंगा कि वो अपनी बात एक एक बात पूरी करें, लेकिन हम ये बता, अत्रे साहब अब आपने कहा कि बिल्कुल आरक्षण मिलना चाहिए, साहब ये दिक्कत कहां है, हम ये जानना चाह रहे हैं। ये आंदोलनकारियों को अगर ये आप सब लोग ये बात समझा दें कि साहब यहां दिक्कत है, मुझे लगता है कि आंदोलनकारियों को इस बात के लिए कोई कन्विंस नहीं कर पाया, बता नहीं पाया कि परेशानी कहां पे। संक्षेप में अत्रे जी। देखिए रोहित, सबसे पहले जैसे मैंने इनिशियली बात बोली थी कि सरकार की विश्वसनीयता जो है वो प्रदेश की जनता की नजरों में खत्म हो चुकी है। अब हालात ये हैं, जैसे मैं पहले भी बताया कि विधानसभा में हम जब मुद्दा उठाते हैं, जो यहां टीवी पे बैठ के आज समर्थन की बात करते हैं, उस वक्त इन्होंने हमारा समर्थन क्यों नहीं किया? उस वक्त इन्होंने हमारे साथ हमें यहां क्यों नहीं मिलाई? उस वक्त इन्होंने हमारे विरोध की बात क्यों कही जब हम विधानसभा में ये बात कर रहे थे? इससे पता लगता है कि नियत में खोट है। चलिए नियत पर सवाल उठा रहे हैं अत्रे साहब, आपका क्या कहना है रण सिंह मान साहब? अत्रे साहब वक्त कम है, वायदे पूरा करने की बात लेनी है तो अपने वायदों से मुकर गए, इनका विश्वास नहीं है। नियत पर सवाल आपने उठाया, मान साहब आपका फाइनल कमेंट। देखिए मुझे रोहित जी मुझे उम्मीद थी कि मैंने जिस तरह से ऑफर दिया भारतीय जनता पार्टी को कि हमको विधानसभा में भी और लोकसभा में भी जिस तरह का सहयोग इनको हमसे चाहिए इस मामले में वो हम देंगे। इन्होंने जैसे मैंने मुख्यमंत्री जी ने आज सभी को इनवाइट किया, मैंने अप्रिशिएट किया, लेकिन ये इनका तंगदिल देखिए कि ये उस बात को, हमारी ऑफर को स्वीकार करने के बजाय ठग्गेबाजी खुद कर रहे हैं और ठगी का आरोप दूसरों पर लगा रहे हैं। इस तरीके से तो कोई किसी कैसे कोई सहयोग देगा? ये आंदोलनकारियों से भी कैसे निपटेंगे, मेरे शंका होती है। जी बिल्कुल। सुदीप आपका क्या कहना है आखिर में? आपका क्या आंदोलन जारी रहेगा? क्या रणनीति आपकी अगली है साफ तौर पर संक्षेप में? हालांकि ये मैं बार बार कह रहा हूं आम जनता परेशान है। 3 मांगे हैं। जी सुदीप कहिए। रोहित जी, मेरी सरकार से 3 मांगे हैं। एक तो विशेष सत्र बुला के और हमारा बिल पेश किया जाए। दूसरी मांग है जो हमारे आंदोलनकारियों पर इन्होंने मुकदमे दर्ज किए हैं वो खारिज किए जाए। तीसरी मांग है, मेरे पास मुख्यमंत्री खट्टर साहब का बुलावा आ चुका है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का पैरामिलिट्री फोर्सेज या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा बलपूर्वक कार्य हमें हटाने का किया गया आज रात को, तो मैं कहता हूं ये जो हमारी बातचीत का मुद्दा है ये यहीं बंद कर देंगे और प्रदेश भर में है जो है ये आग सुलग उठेगी। 3 बातों को अगर छोड़ दिया जाए, इन 3 बातों पे अगर सहमति नहीं बनी तो आपका आंदोलन जारी रहेगा, आपका ये कहना है? जी बिल्कुल जारी रहेगा। ठीक है, अब आपके पास आऊंगा, क्या कहें एचपी सिंह परिहार साहब, संक्षेप में फाइनल कमेंट आपका। सुदीप की बात सुन ली, क्या आप इन युवाओं के साथ हैं? क्या आपकी भी यही रणनीति है? देखो युवाओं के साथ है, पूरा जाट समाज युवाओं के साथ है, और ये जो कुछ भी आंदोलन यहाँ तक पहुंचा है तो ये देखिए 1 मिनट का समय, ये अदूरदर्शिता का एक परिणाम है।
इसमें न तो मुख्यमंत्री ने अपनी दूरदर्शिता दिखाई, आज मुख्यमंत्री 4 दिन के बाद निकल के आ रहे हैं, इतना रूप धारण करने के बाद में मुख्यमंत्री जी इस पे सही ढंग से पहल क्यों नहीं करते? क्यों नहीं बोल देते हैं एक बार समाज में बाहर आकर के कि जी हम बिल लेके आएंगे सत्र में? क्यों नहीं यहाँ पर देश का प्रधानमंत्री, देश का कानून मंत्री ये बोल देता है कि सेंटर में जाटों के आरक्षण के लिए हम बिल लेकर के आएंगे? आप उस घड़े मुर्दे को खाड़ते रहोगे। बीजेपी से ये कहते रहेगी कि जी कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, और ऐसे इनका समय पास हो जाएगा, ये ऐसे अपना शासन चला लेंगे। तो ये शायद इनकी गलतफहमी है। इनको जाट समाज के साथ में, देखिए कृषक वर्ग है, इनको सोचना चाहिए। बाकी कृषक को आरक्षण मिला हुआ है और ये वंचित है, और इसको मिलने के बाद में छीन लिया गया, और बच्चों को भी बहुत बड़ा आघात लगा है। उनकी नौकरियां कॉलेजों से निकाल दिया गया। उसकी गंभीरता को समझें और उनका कितना कष्ट है, दुख है, उसकी गंभीरता को जाट समाज की समझे, उसमें आगे निकल के आए। नहीं तो फिर इनकी स्थिति इनके हाथ से बाहर हो जाएगी, तो फिर और ये परेशान होंगे। अनूप अहलावत साहब क्या कहेंगे आखिर में? रोहित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इनेलो को अपने विश्वास बहाली की चिंता करनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि हम जाटों की मांग के खिलाफ नहीं हैं, हम आंदोलन के खिलाफ नहीं हैं। अनूप जी, हैरानी होती है मुझे, पहले भी मैं सुन रहा था आप इनेलो की वायदों से आप विश्वसनीयता पे हमारे सवाल उठाते हैं। कह रहा हूं साहब, हमारी विश्वसनीयता हम इनके आंदोलन के खिलाफ नहीं है, हम जाटों के साथ हैं, उनकी आर्थिक उन्नति चाहते हैं, उनकी तरक्की चाहते हैं। और तीसरी बात मैं परिहार साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा कि दूरदर्शिता की बात है। हमने शुरू वाले दिन मुख्यमंत्री जी ने लोगों को बुलाया था और सार्वजनिक रूप से मीडिया के माध्यम से अपील की थी कि आपकी मांग जो भी है हम उसको विचार कर रहे हैं, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आप आंदोलन मत करिए, बातचीत के द्वारा हम आपकी हर बात को सुनने के लिए तैयार हैं। और कल पिछले 10 साल से बात चल रही है, अभी इस पे क्या विचार? ये तो मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को क्लियर होना चाहिए। 10 साल से हमारी सरकार बस एक बात बोल करके 10 साल से हमारी सरकार नहीं थी, 10 साल से कांग्रेस की सरकार थी। और इस बात का जवाब क्या ये मामला सुलझता हुआ दिख रहा है आपको? क्या ये मामला सुलझता हुआ दिख रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी चाहती है रोहित ये मामला सुलझता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे जो सभी जो राजनीतिक दलों के लोग बैठे हैं वो अपने आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अरे सब मिलके इसका रास्ता निकालो। वैसे गवर्नमेंट हमारी समर्थ है, प्रदेश गवर्नमेंट हमारी समर्थ है, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगी, अवश्य निकालेंगे, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आज बड़ी बहस के आखिर में चौहान साहब माफी के साथ रोक रहा हूँ, वक्त हो गया, आपको रोकना पड़ रहा है, मुझे माफी चाहूंगा। लेकिन बड़ी बहस के आखिर में इतना जरूर कहूंगा कि सरकार की जिम्मेदारी पहली बनती है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी बनती है, क्योंकि वो भी प्रदेश की सियासत में अपना अहम किरदार रखते हैं। और ऐसे में सवाल यह है कि अगर मांग इतनी जायज है, सब लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो तमाम सियासी पार्टियां एक साथ आकर इस पर विचार क्यों नहीं करते और किस तरह से इस समस्या का हल ढूंढा जाए, इस पर विचार क्यों नहीं होता? बनिस्बत इसके कि इसने ये किया, उसने वो किया। बड़ा सवाल यही है कि क्या तमाम सियासी पार्टियां अपने वोट बैंक की फिक्र को दरकिनार करते हुए इस समस्या का हल ढूंढने की मंशा रखती हैं? यह सवाल भी बड़ा है, और यह सवाल मैं चाहूंगा जो आंदोलनकारी हैं वो भी अपने जहन में रखें कि तमाम सियासी पार्टी, कोई एक पार्टी की बात नहीं, क्या सचमुच ये लोग आपकी चिंता करते हैं, आपके आंदोलन के साथ हैं, या सिर्फ जुबानी जमा खर्च हो रहा है? क्योंकि आम जनता परेशान हो रही है, और आम जनता अगर परेशान होती है तो जाहिर सी बात है सवाल उठना लाजमी है। मान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अत्रे जी आपका शुक्रिया, परिहार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अहलावत साहब आपका शुक्रिया, चौहान साहब आपका भी शुक्रिया, और सुदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल आज बड़ी बहस में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।